मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। एक माँ से दूसरी माँ के पास जा रहे हो कि सिद्ध्यंती कार्याणि ना मनोरथी ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। फायरिंग करवाई जाती थी, वेपन ट्रेनिंग है, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। एक टेम्परेरी रिजेक्शंस मिलते हैं। इन 6 वीक्स में करीब 7 kg वेट गेन किया। किन स्नैक्स को आप खा सकते हैं, किस तरह से उसकी कसम खाते हैं कि अपने देश की मदरलैंड की रक्षा के लिए जल थल नभ सारे चीज़ों को, सारी व्यवधानों को किसी भी तरह प्रकार के होंगे उनको पार करेंगे। आप सभी का मेरे पॉडकास्ट स्टेम स्टोरीज दैट एनरिच माइंड्स में, जहां हर कहानी आपको नई सोच और प्रेरणा देगी। मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया खन्ना और चलिए शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट, रियल पीपल रियल स्टोरीज। शाहजहांपुर, एक छोटा सा शहर और सपनों से भरा बचपन। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपनी लाइफ देश की सेवा के लिए समर्पित कर दी। सिर्फ 5.4 इंचेस की हाइट, लेकिन उनका जज्बा और हिम्मत उन्हें आसमान से भी ऊपर ले जाता है। एक छोटी सी जगह से आने के बावजूद बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन इन्होंने ये कर दिखाया। आर्मी जैसे प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन पाना अपने आप में एक मिसाल है, जहां डिसिप्लिन, मेहनत और अपनी लिमिट्स को तोड़ने का जुनून ज़रूरी होता है। उनकी ज़िंदगी एक मिसाल है, स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स के बाद भी हर हर्डल को क्रॉस करना, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना और कभी पीछे मुड़ के ना देखना। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए जीना सीखा है। अपनी मेहनत और लगन से आर्मी में कर्नल का दर्जा पाना ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये उनकी डेडिकेशन और देशभक्ति का प्रूफ है। आज वो सिर्फ एक कर्नल नहीं है, एक हीरो है। शाहजहांपुर की गलियों से लेकर बैटलफील्ड तक उनकी कहानी एक ऐसे इंसान की है जो दिखाता है कि असली स्ट्रेंथ हाइट में नहीं, दिल और जुनून में होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जिनकी कहानी आपको इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी और दिखाएगी कि सपने सच होते हैं अगर उनका पीछा दिल से किया जाए। तो आइए मिलते हैं कर्नल अंतरिक्ष खन्ना से, एक लीडर, एक लेजेंड और एक इंस्पिरेशन हम सब के लिए। कर्नल खन्ना, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो कर्नल खन्ना, मैंने आपके प्रोफाइल में पढ़ा कि आप शाहजहांपुर के एक छोटे से शहर से हैं, राइट? तो और कर्नल तक की जर्नी आपकी, एक छोटे से शहर से कर्नल तक की जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? हम अपने मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं। ओके, आपने बिल्कुल ठीक कहा। शाहजहांपुर एक बहुत ही छोटा शहर है एंड मैं समझता हूँ कि मेरी ये जर्नी शुरू हुई है बिकॉज ऑफ माई फैमिली एंड फैमिली वैल्यूज़। शुरुआत के दिनों में आई वॉज नॉट वेरी गुड इन एकेडमिक्स टिल क्लास 2, इनफैक्ट क्लास 3rd तक मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था, हु नॉर्मली गेट्स अ बी ग्रेड और मे बी सी ग्रेड्स। बट देन मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया क्लास 4th में एंड वहाँ से आई केप्ट ऑन प्रोग्रेसिंग और मुझे पूरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और जो वैल्यूज़ उन्होंने इनकलकेट करी हैं मेरे अंदर में उसका मुझे बहुत ज़्यादा अपनी पूरी जीवन में आज तक फ़ायदा मिल रहा है। Means you are talking about values, means the academics as well as moral values? Both. Right. Because अगर आप देखेंगे तो आइसोलेशन में मॉरल वैल्यूज़ और जो एकेडमिक्स के हैं वो एक साथ ही चलेंगे। आइसोलेशन में ये नहीं चल सकते हैं, अलग अलग पग पे ये नहीं चल सकते हैं। ये दे हैव टू गो टुगेदर ओनली, लाइक द जैसे पैरेलल रेल्स की तरह। तभी इस पर हमारे ज़िंदगी के करियर और ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो सही रफ्तार से सही दिशा में दौड़ पाएगी। बिल्कुल सही। तो कर्नल खन्ना, आपकी स्कूल जर्नी कैसी थी? मतलब लाइक हम जानना चाहते हैं कि
किस तरीके की शरारतें आपने करी थी, या फिर आप एक बहुत डिसेंट स्टूडेंट थे, किस टाइप का? कुछ आपकी स्कूल जर्नी के बारे में बताइए। मैं एक हाइपर एक्टिव बच्चा था, और ऐसा किसी भी पेरेंट टीचर मीट में नहीं हुआ होगा कि मेरे पेरेंट्स को, ख़ास तौर से मेरी मदर ज़्यादा जाती थी पीटीएम अटेंड करने के लिए, तो ऐसा कोई भी टीचर नहीं होती थी जिसके पास में मेरी शिकायतों के चिट्ठे ना हो। एंड उसमें सबसे कॉमन शिकायत होती थी कि ये बातचीत बहुत करता है, एक जगह बैठता नहीं है, शैतानी करता है। बट जैसे जैसे क्लासेस में ग्रो होते गए, साथ ही साथ उन्हें कॉम्प्लीमेंट मिलते थे कि ये पढ़ने में अपना काम एकदम ठीक रखता है, पढ़ाई लिखाई अच्छी करता है। मतलब इस तरह की शरारतें थी, नेवर मतलब किसी तरह की कभी बदतमीज़ी जिस तरह की चीज़, या कोई रॉन्ग लैंग्वेज, किसी रॉन्ग तरीके का बिहेवियर, वो सब चीज़ें कभी नहीं होती। नॉटी, आई कैन से नॉटी। यस, आई वाज एक्चुअली करेक्ट। इतने छोटे से शहर में हमारे पास, अगर हम बात करते हैं कि कॉम्पिटिशन्स को प्रिपेयर करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। तो जब आपने 10+2 के बाद आपने सोचा कि अब हमें कॉम्पिटिशन्स वगैरह अटेंड करने हैं, तो आपने उसकी प्रिपरेशंस कैसे की? कि लाइक आप वहाँ पर ही रह के करी, या फिर आप कहीं बाहर गए उसकी प्रिपरेशंस करने? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उस समय में मैंने 98 में हाई स्कूल किया, 2000 में किया था +2। उस समय में वास्तव में शाहजहाँपुर में फैसिलिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन या गाइडेंस आगे के लिए किसी प्रोफेशनल कॉलेजेस के लिए वो बहुत कम थी, या फिर कहना चाहिए नॉन एग्जिस्टेंट थी। उसके बाद में अगेन मेरा फैमिली का ही रोल इसमें फिर से रहा। बड़े जो सिस्टर्स थे, ब्रदर थे, इन लोगों ने गाइड किया, और उसके बाद में मेरे को दिल्ली भेजा गया। और वहाँ पर मैंने एक इंस्टीट्यूट में कोचिंग लिया फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस, एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी। बिना एग्जैजरेशन के मैं कह सकता हूँ कि मैं कम से कम एक दिन में 16 घंटे पढ़ता था। 16 घंटे? एंड स्लीप स्टैंडर्ड थी 4 से 5 घंटे। तो वो जो पुराना एक संस्कृत का श्लोक होता था ना, काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, वो पूरी तरह से फॉलो करता था। एज अ रिजल्ट मैंने जिन भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एग्ज़ाम दिए थे उन सभी में क्लियर किया, एंड डिसेंट रैंक्स के साथ क्लियर किया, विच इंक्लूडेड यूपी सीट, उस समय में बोलते थे MNREC और यूपी सीट, जो कि आजकल आपके जेई के थ्रू होते हैं, एंड इंक्लूडिंग IIT हमारे में 2 फेज़ में होता था, प्रीलिम्स एंड मेंस। तो उन सबको भी क्लियर किया विद अ डिसेंट रैंक। एट द सेम टाइम वहीं पर ही मैंने एक न्यूज़पेपर में ये एडवर्टीज़मेंट देखा था, जॉइन इंडियन आर्मी एंड टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो वहाँ पर फिर मैंने इसके फॉर्म वगैरह भरे, एंड सब्सिक्वेंटली फिर मुझे कॉल आया SSB के लिए, एंड फ्रॉम देयर आई क्वालिफाइड। मीन्स आपने आप गए थे दिल्ली इंजीनियरिंग की प्रिपरेशंस करने, राइट? यस। ऐसा कुछ सोच के नहीं गए थे कि आपको NDA का एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना है? और आपने वो फॉर्म वहाँ पर भर दिया। और फिर आपने उसको एंट्रेंस भी दे दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका साथ में जो आज जैसा आप बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग के उसमें कॉम्पिटिशन्स में भी आप क्वालिफाई कर गए थे जी, और पैरेलली आपने NDA भी क्वालिफाई किया। बिल्कुल। तो देन यू चोज लाइक NDA, राइट? TS एंट्री। यस। ओके। तो मिलिट्री को जब आपने चूज़ किया, तो ऑब्वियसली जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको मिलिट्री ज्वाइन करनी है जी, तो ये डिसीजन आपने अपने पेरेंट्स को, फैमिली से जब शेयर किया जी, तो उनका क्या रिएक्शन था? कि वो क्या चाहते थे कि आप इंजीनियरिंग करें या फिर आप मिलिट्री में जा सकते हैं, ऐसा क्या था? बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं ये डिलेमा बिल्कुल था, एंड कहीं ना कहीं पर जैसे आपने कहा मेरी हाइट बिलो एवरेज थी, तो एक इनहिबिशन भी थी कि ये किस हद तक इस चैलेंजिंग फील्ड को फेस कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएगा। तो ऑब्वियसली दैट वाज आल्सो देयर, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड था वो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो है मैंने पेरेंट्स के लिए भी इतना इजी डिसीजन नहीं था, बट देन क्योंकि मेरा विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और मुझे मेरे घर वालों से हमेशा सपोर्ट मिला है। उनका कंसर्न था बट ये रुकावट नहीं थी। उस कंसर्न के चलते उन्होंने जो भी चीज़ें थी दे टुक सम टाइम, बट देन मुझे उनके और मेरे पूरे परिवार से जितना मुझे सपोर्ट मिला है उसके चलते इट ओनली हेल्प मी सो मच कि मुझे सारी चीज़ें आई वॉज एबल टू सेल्फ एश्योर भाई ये मैं अच्छे से कर लूँगा।
अच्छा, तो लाइक कभी आपके पेरेंट्स ने, स्पेशली क्या होता है कि मदर्स को बहुत ज़्यादा वो रहता है कि मेरे बच्चा मैं मिलिट्री में भेजूंगा, तो एक होता है माइंड में आता है, तो ऑब्वियसली आपकी मॉम के भी माइंड में आया होगा, तो उन्होंने कभी आपसे ऐसा नहीं कहा कि बेटा तुम इतना अच्छा इंजीनियरिंग में तुम्हारा हो गया है तो तुम उसी में कर लो, क्यों जा रहे हो, ऐसा कभी उन्होंने कहा? मेरी मदर का, मैंने आपको कहा, बहुत सपोर्ट मिला मुझे। और उन्होंने उस समय एक बात कही थी कि ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम एक माँ से दूसरी माँ के पास जा रहे हो, मदर से मदरलैंड के लिए जा रहे हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला एंड कभी उन्होंने ऐसा कोई रोना धोना, ऐसा कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करी मेरे लिए। क्या बात है, क्या बात है। मतलब इस तरह के सपोर्ट अगर हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और स्पेशली इस स्टेज ऑफ लाइफ पर, तो आपको एक अलग से कुछ क्या शक्ति आ जाती है अपने अंदर कि यस मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और आगे अच्छा करूँगा। जी जी, बहुत अच्छा। तो लाइक जैसे अभी आपने बोला ना कि आपकी एक हाइट थोड़ा सा बिलो एवरेज है, 5'4", राइट? यस। तो 5'4" हाइट के साथ, और जब हम सोचते हैं कि किसी मिलिट्री आर्मी मैन के बारे में, तो एक हम लोग के माइंड में आता है कि बहुत टॉल होगा, ये होगा, लेकिन आपकी हाइट इस तरह। तो कभी इस चीज़ को लेके आपने कोई चैलेंजेस फेस किए, या फिर मिलिट्री ट्रेनिंग में जब आप गए, एंट्रेंस में फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है आई थिंक, तो वहाँ पर कुछ इस चीज़ को लेके कुछ आपको प्रॉब्लम्स हुई कि आपकी हाइट कम है या कुछ भी? ओके, फर्स्टली मैं ये कहूँगा कि आर्मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अनबायस्ड है, और उसमें जो सेट ऑफ रूल्स बने हैं दैट दे वांट अ पर्टिकुलर मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ हाइट फॉर नॉर्मल एरिया पीपल, एंड थोड़ा सा उसमें कम होती है जब गुरखास के लिए कुछ रिलैक्सेशंस होते हैं फॉर अंडमान्स वगैरह आइलैंड्स वालों के लिए। सो दे स्ट्रिक्टली एंड रिजिडली फॉलो, बिकॉज इनका जो कंप्लीट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड जो वर्क रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के उन्होंने किया है। सेकेंडली, कमिंग अपॉन टू द ट्रेनिंग पार्ट, वहाँ पर सबके लिए यूनिफॉर्म ट्रेनिंग है। सो अगर किसी के हाइट कम होती है तो उसके लिए चैलेंज ऑब्वियसली और ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, और आपको जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ साथ अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना पड़ता है। एंड जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी आपको कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए बढ़ानी है वो है मेंटल एबिलिटी। स्ट्रेंथ मेंटल है, everything is mental, and if you are mentally strong, if you have a strong willpower, you can excel anywhere. के प्रोफाइल में मैंने पढ़ा आपका, आप अंडरवेट थे। जी हाँ। और आपको कुछ टाइम दिया गया था कि आपको वेट इतना मैक्सिमम करना है, मिनिमम वेट, तो वो क्या था, उसके बारे में बताइए। ये एक बड़ा रोचक इंसिडेंट है। जब मेरा एसएसबी में सिलेक्शन हुआ तो मैं वहाँ पर अंडरवेट था। अगर मैं यहाँ पर अभी अपने व्यूअर्स को बताऊंगा तो शायद कुछ लोगों को हंसी आ जाए। आई वाज वेइंग जस्ट अराउंड 40 kg, थोड़ा सा उससे कम। ओह माय गॉड। एंड हमें वहाँ पर अगर आपका कोई मेडिकल टेस्ट के दौरान में कुछ इश्यूज होते हैं तो आपको एक टेम्परेरी रिजेक्शंस मिलते हैं जिनको ओवरकम करने के लिए अप टू 6 वीक्स का टाइम मिलता है। सो इन दोज 42 डेज आई रिमेंबर, मैंने ज़िंदगी में उतना बनाना नहीं खाए होंगे जितने मैंने उन 6 हफ्तों में खाए थे। लाइक आपने कितना वेट गेन किया था, कितने टाइम में? मैंने इन 6 वीक्स में करीब 7 kg वेट गेन किया था। तो नॉर्मली 7 kg कम होगा, बट इफ आई से कि इट इज नियरली 20% ऑफ माय ओरिजिनल वेट। तो या लाइक इतना आसान नहीं होता है मिलिट्री ट्रेनिंग के एंट्रेंस के बावजूद फिजिकल को भी क्वालिफाई करना। ओके, मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा मैं जानती हूँ कि वो काफ़ी टफ होती है। मतलब एक बार आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया, देन आपने उसका फिजिकल क्वालिफाई किया, उसके बाद आप फाइनली क्वालिफाई हो गए उसमें, बट उसके बाद भी आपकी कुछ ट्रेनिंग होती है। तो वो ट्रेनिंग भी मुझे काफ़ी टफ होती है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग को रूटीन्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। ओके, लेट मी टेल यू, ये वन ऑफ द वर्ल्ड की फाइनेस्ट ट्रेनिंग एकेडमीज़ हैं, एंड ऑब्वियसली बहुत एक रिग्रेस रूटीन एंड है, बिकॉज आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बिकॉज ऑफ दी चैलेंजेस जो आपको आगे फेस करने हैं। आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि जो मेरे केस में हमने क्योंकि +2 के बाद में गए थे तो मेरी ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है वो 4 इयर्स थी,
यस, सर्वाइवल अलग अलग टेरेन में, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशंस में, वो सब चीज़ें विद मीगर रिसोर्सेज, कम से कम उपलब्धता है चीज़ों की उनके अंदर में, जिसके अंदर में जैसे हमारा काफ़ी जब ट्रेनिंग के दौरान में रन्स होती थी, उसके बाद में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो होता था, जो कि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता था 4:30 5 o'clock से टिल लेट इवनिंग, एंड डाइट्स भी अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से दिए जाते थे। एंड इसके दौरान में पीटी होता था, इसके दौरान में ड्रिल्स होते थे, फायरिंग करवाई जाती थी, वेपन ट्रेनिंग है, उसके बाद में स्विमिंग का आता था। इसके अलावा हमारी टेक्निकल क्लासेस बहुत सारी होती थी। फिर जो मैंने अपनी पढ़ाई करी तो उसके साथ में टेक्निकल क्लासेस होती थी, जो कि क्योंकि हम +2 के बाद गए थे तो हमारा ग्रेजुएशन भी साथ में हो रहा था। जैसे जंगल सर्वाइवल का एक कैंप था हमारा, उसके अंदर में था कि अगर आपके पास में रिसोर्सेज नहीं हैं, सो आपको कुछ लाइव बर्ड दे दी जाती थी, जो हम लोग नॉर्मली चिकन बोलते हैं। तो आपको अपने आप ही वहाँ के ही रिसोर्सेज यूज़ करके उनको कुक करना है, यू नो, स्टोन्स वगैरह एंड दो चूल्हा वगैरह। लाइक आप लोग किसी फॉरेस्ट में हैं और फॉरेस्ट में आपको सर्वाइवल कैसे करना है, वो उस चीज़ की भी ट्रेनिंग आपको दी। इवन वी वर टोल्ड हाउ टू कैच होल्ड ऑफ स्नेक, उसको कैसे कट करके उसको किस तरह से, किन स्नेक्स को आप खा सकते हैं, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन है। इवन यूटेंसिल्स ना हो तो कैसे आप बैम्बूज के यूटेंसिल बना के उसके नीचे मिट्टी का वो कोट लगाते हैं, फिर उसके बाद में आप उनको उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इवन पानी, कैसे जंगल के अंदर में आपको पानी जो है वो पेड़ों से किस तरह से निकालना है, जो कि आप में से शायद कुछ लोगों ने डिस्कवरी जैसे कुछ चैनल में वाइल्ड वगैरह में देखा भी होगा। सो ऑल दोज थिंग्स वर पार्ट ऑफ इट। एंड आई बीइंग अ प्योर वेजिटेरियन भी, मैंने भी वहाँ पर ये सब चीज़ें बनाई और खाई थी। आपकी ये जो ट्रेनिंग थी वो आपने बताया 4 years की थी। यस, ठीक है। 4 years के बाद फिर आपको फाइनली यू गॉट द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट। तो जब आपकी आई थिंक मुझे ऐसा पता है कि कुछ ऐसी पासिंग आउट परेड वगैरह होती है और फिर आप लोग के स्टार्स लगाए जाते हैं, वो क्या फीलिंग थी? 4 साल की रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद में आप अपने पेरेंट्स के सामने आप मार्च करते हुए, उनके सपनों को पूरा करते हुए उनको दिखा रहे होते हैं। आपके खुद के सपने पर लग कर के आगे बढ़ते आपको दिखा रहे होते हैं। आपके पेरेंट्स आके आपकी पिपिंग करते हैं। पिपिंग मतलब जो स्टार्स होते हैं हमारे, वो कवर्ड होते हैं, उनको निकाल के वो रखते हैं, तब तक हम स्टार्स नहीं कर सकते हैं शो ऑफ में। एंड वहाँ पर वो हमारे स्टार्स लगाते हैं। एंड एक ये इतना ज़्यादा आप गर्व की फीलिंग आती है। आप कृतज्ञ होकर उस दिन जो है हम लोग कसम खाते हैं कि आपने देश की मदरलैंड की रक्षा के लिए जल, थल, नभ सारे चीज़ों को, सारी व्यवधानों को किसी भी प्रकार के होंगे हम उनको पार करेंगे। एंड वी टेक दैट प्लज, और हम अंतिम पग का जो स्टेप है, लास्ट स्टेप जिसको अंतिम पग बोलते हैं, वहाँ से हम स्लो मार्च करते हुए पास आउट होते हैं। जब पेरेंट्स आपके वो जो भी स्टार्स जो लगाते हैं, वो मूवमेंट एक्चुअल में लाइक जैसा कि आप जब बता रहे थे तो मेरे सामने वो चीज़ कुछ विजुअलाइज हो रही थी। तो वो कितना ज़्यादा आई कैन से कि सेंटिमेंट्स भरा मूवमेंट होता होगा उन पेरेंट्स के लिए स्पेशली, और आपके लिए कि यस लाइक दे आर गिविंग देयर चाइल्ड टू द मदर नेचर। यस। तो इस टाइम आप कर्नल बन चुके हैं, राइट? तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि लेफ्टिनेंट से कर्नल बनने तक की आपकी जर्नी, क्या क्या आपने पोस्ट, कितने कितने टाइम तक आप रहे? मैंने फर्स्ट प्रमोशन लिया था समवेयर इन डेजर्ट, और तब मैं एक कैप्टन बने थे। एंड दर 4 years, दैट मीन्स इन द 6 years ऑफ सर्विस आई गॉट माई नेक्स्ट प्रमोशन टू द रैंक ऑफ मेजर, विच वॉज अगेन उस समय मैं एक हार्ड फील्ड एरिया में था नॉर्थ में, और टू दी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ था, जो कि मैं दिल्ली में था। एंड लाइक आपने लेफ्टिनेंट से लेकर अभी तक कर्नल तक की, आपका ये कितना ईयर्स हो गए आपको मिलिट्री में के साथ? अगर मैं अपनी उसमें ट्रेनिंग 4 साल की ट्रेनिंग को एक्सक्लूड कर दूं, हाँ जी, तो दिस इज़ माई 20th ईयर रनिंग। आई हैव कम्प्लीटेड 19 years। एंड ये जर्नी किसी के लिए भी इजी नहीं होती होगी, बिकॉज जितना इन्होंने बताया और जितना हमें पता है कि किस तरीके से मिलिट्री में जो लोग होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जो कितने टफ सिचुएशंस में जाके और कितने कैसे कैसे कंडीशंस में जाके अपनी देश की सेवा करते हैं। हम सब जगह सब लोग ये ऐसा बोलते हैं, मैं भी ऐसा बोलूँगी कि बॉर्डर पे जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं और जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं वहाँ पे पोस्टेड, उन्हीं की वजह से हम रात में चैन से सो सकते हैं। कर्नल खन्ना, मिलिट्री की जब हम बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ माइंड में आती है वो है पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, मोरालिटी, वैल्यूज़, इनके बिना आप सक्सेस पा ही नहीं सकते हैं। आप चाहे सिविल लाइफ में हो, चाहे आप मिलिट्री लाइफ में हो, विदाउट दीज क्वालिटी यू कांट स्केल अप। ये तो आपने इनवाइब करनी ही है, ये तो आपने डेवलप करनी ही है। यू शुड ऑलवेज बी ईगर टू लर्न, हर समय। ये चीज़ें हमारी सिविल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर 7 o'clock का टाइम मिलता है तो हम वहाँ 6:58 और 6:59 पे पहुँचते हैं क्योंकि हम वो जो लास्ट का 1 मिनट है उनसे मिलने और ग्रीट का, वो भी टाइम पे होना चाहिए। दिस इज़ हाउ हम अपना रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। एंड कभी भी हमारे साथ में ये प्रॉब्लम बच्चों के या वाइफ के या मेरे साथ में नहीं आती है कि अरे हमें टाइम ही नहीं मिल पाया ये करने का। सो आप अगर डिसिप्लिन और पंक्चुअल होते तो आपके साथ में ये वाली एक्सक्यूज़ का टैग हट जाता है कि यार टाइम नहीं मिल पाया ये करने का। हम हर चीज़ के लिए टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ये बात और बताइए कि अगर हम आपसे बात करते हैं आज के यूथ की, लाइक आपने जब क्वालिफाई किया था इट वाज लाइक अर्ली जस्ट आफ्टर 2000, ओके, अभी आपने 20 इयर्स के बाद अगर आप उस समय से और अभी अगर आप कंपेयर करते हैं आज के यूथ को, और हम अगर बात करते हैं उनमें मॉरल वैल्यूज़ की, सेट ऑफ वैल्यूज़ वो चीज़ हैं जो आप बचपन से इनवाइब करते हैं। पुराना संस्कृत का श्लोक है, उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो सोते हुए शेर के मुंह में भी खुद से हिरन नहीं जाएगा, आपको उद्यम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यही वो वैल्यूज़ हैं, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। जो बच्चा आज अपने मदर की हेल्प करता है घर के अंदर काम करने में, वो कल को अपनी मदरलैंड के लिए भी करेगा। आप अगर आज आपका एक बच्चे का रोल है कि वो अच्छे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने टीचर्स के बताए हुए टास्क को, ये होमवर्क्स है, क्लास वर्क्स है, उनको सही समय पे पूरा करे, तो वो आगे चल के, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वेदर ही इज़ इन आर्मी या फिर वो बच्चा सिविल में कहीं पर भी काम कर रहा हो, MNC में हो, बिजनेस कर रहा हो, तभी वो अपने टारगेट को पूरा कर पाएगा। तभी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को, अपने सिस्टम को, अपने समाज को और अपने देश को आगे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करके बढ़ पाएगा। तो आज की जो जनरेशन की आप बात करते हैं, जो उनके अंदर में मैंने देखा है, आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है। बिकॉज ऑफ द रीच ऑफ टेक्नोलॉजी, इन लोगों के फिंगर टिप्स पे चीज़ें हैं। तो आपके पास में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो आप उसका बच्चे पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिवली भी। तो आज के जो हैं बहुत लॉजिकल हैं, छोटे छोटे बच्चे कोडिंग सीख पा रहे हैं, स्कूल्स के अंदर में एक्सपोजर बढ़ गया, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं पहले से, ओपन अप दिमाग, समाज का जो ओपननेस है वो सोसाइटी में वो बढ़ गया है, ट्रैवलिंग बढ़ गई है, चीज़ों को वो फिजिकली टच करके जाके देख सकते हैं। तो पर्यटन विशेषांक में हमने केरल, कश्मीर जो है वो कागजों में घूमा है जी, आज के बच्चे वो फिजिकली घूम रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल। सो वहाँ पर उनके पास में ये सब रीच है, एंड दीज काइंड ऑफ वैल्यूज़ ये उनको वहाँ से देखनी है। इवन एक यूट्यूब के पे जो लेक्चर कंडक्ट कर रहा वो भी कितना एफर्ट डालते हैं। आप लोग ये जो अभी कर रहे हैं इसके अंदर में आप लोग कितना ज़्यादा एफर्ट करते हैं, कितनी सिंसियरिटी है, कितना अच्छा इनिशिएटिव है। सो दिस इज़ व्हाट यू आर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटिंग। ये वैल्यूज़ आज के यूथ को गेन करनी है टू एक्सेल इन देयर लाइफ, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी। हमारे यूथ के पास अभी जो रिसोर्सेज हैं उससे आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, और हमारे बच्चे ऐसा कर भी हैं। और इसीलिए मुझे ये जान के, ये सोच के भी बहुत खुशी होती है कि आगे आने वाला टाइम, आज से 8 से 10 साल के बाद वाला टाइम हमारे इंडिया के लिए प्रोग्रेस का बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा हमें, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे व्यूवर्स ये देख रहे हैं या हमारे बच्चे जो देख रहे हैं वो इन सब चीज़ों से और इंस्पिरेशन लेके और आगे बढ़ेंगे। हमारे जो यंगस्टर्स जो अभी सोच रहे हैं कि वो मिलिट्री में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात पूछी है, और सभी यूथ हैं उनके मदर्स के लिए, उनके घर वालों के लिए, आप बच्चों का सपोर्ट बनिए, आप उनके लिए हिंड्रेंस मत बनिए। वो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, उनको वहाँ एक्सेल करने के लिए आप उन्हें मोटिवेट करिए, आप उन्हें इनेबल करिए। यही हम कर सकते हैं। मैं भी आज फादर हूँ 2 बच्चों का। द ओनली गुड थिंग दैट आई कैन डू इज़ उनको इनेबल करना, उन्हें सपोर्ट करना, उनको गाइड करना। जैसा मेरी मदर ने कहा कि वो माँ से मातृभूमि के पास जा रहे हैं, तो वो माँ से मातृभूमि के लिए अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाइए। आप अपने अंदर में देश सेवा का जज्बा भी रखते हुए आप अपने, वो तो सबसे पैरामाउंट है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है,
तो उसके साथ साथ में यदि आप चाहते हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले इस देश को देश सेवा करने की इस रूप में, तो आप जो है पढ़ाई कीजिए इनिशियल स्टेजेस में, फिर आप गाइडेंस लीजिए, तमाम चीज़ें मुहैया हैं और समय पे इसके जो फॉलो कीजिए। हमारे आर्मी की ही वेबसाइट्स वगैरह हैं जिनके अंदर में डिटेल्स दिया होता है कि कब ये फॉर्म्स वगैरह आपके आएंगे, आप उनको भरिए, आप उनकी तैयारी कीजिए और उसके हिसाब से आप जाके अपना बेस्ट दीजिए। सो दिस इज़ दी बेस्ट वे। एंड एज़ फार एज कन्विंसिंग योर पेरेंट्स इज़ कंसर्न, कोई आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पेरेंट्स आपको इस दिशा में काम करते हुए देखेंगे तो वो खुद ही आपको सपोर्ट करेंगे, वो खुद आपके इनेबलर बनेंगे। बिल्कुल, दे विल नॉट बी हर्डल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही अंतरिक्ष खन्ना ने। और हमारे इस सेशन से मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो यूथ है, जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें मिलिट्री में परस्यू करना है, उनको और स्ट्रेंथ मिलेगी। जैसा कि कर्नल खन्ना ने बोला कि जैसा मैं समझती हूँ, अगर मैं कहीं गलत हूँ आप मुझे बताइएगा, कि जो प्रोसेस होता है टुवर्ड्स द मिलिट्री करियर वो ये होता है कि 12th के बाद स्टार्ट होता है जी, राइट। और 12th के बाद सबसे पहले आपको एनडीए का एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है। एनडीए है, टीईएस है, देयर आर सर्टेन एंट्रीज जी। उसका एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद वो रिटर्न होता है जी। उसके बाद आपको उसकी, जब आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं, देन यू विल गो फॉर फिजिकल ट्रेनिंग एंड आफ्टर क्वालिफाइंग दैट फिजिकल ट्रेनिंग you will have proper military training, maybe of 3 or 4 years, right? Yeah. And then you will go and start the career with the military, right? Correct. तो आई थिंक हमारे बच्चों को जो ये देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, उन सबको इससे काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी कि अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं और हमारे देश की सेवा कर सकते हैं। Until then, take care, keep smiling and remember, your story can inspire too.